एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। चाहे टीआरई 1 में पूछा गया है, चाहे 2 में पूछा गया है, चाहे टीआरई 3 में पूछा गया है, सबको मिक्सअप करके हमने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट किया है। हम इसको इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट वीडियो भी आएगी, जिसमें टोटल हमें 52 53 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, और वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ भी हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखते हैं तो आपके दो फायदे होंगे। एक तो कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा, पूरी ज्योमेट्री का आपका रिवीजन हो जाएगा, एक भी कॉन्सेप्ट छूटेगा नहीं। और दूसरा, कैसे हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को हैंडल करें ट्रिक के साथ या कोई और फार्मूले के साथ, उसको भी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम लोग बेसिक देखेंगे, उसके बाद उसकी ट्रिक भी अगर बनती है तो जरूर देखेंगे, ठीक है। वैसे ज्यादातर क्वेश्चन के ट्रिक हम बताएंगे। चलो देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी की भुजाओं पर स्थित बिंदु हैं। त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार है कि ए डी बराबर 2 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7.5 सेंटीमीटर, और डी ई जो है वो बी सी पर समांतर है, यानी दोनों समानांतर हैं। तब डी ई की लंबाई सेंटीमीटर में क्या है। हमारे पास एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नेम है एबीसी। चलो हम बना लेते हैं त्रिभुज। सपोज कर लो ये हमारा त्रिभुज है, और इस त्रिभुज में ये कह रहा है कि डीई जो है वो बीसी के समानांतर है। यानी अगर ये बीसी है तो यहाँ कहीं डीई आ सकता है। तो चलो हम ऐसे मिला देते हैं इसको, ये डीई हो गया, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तभी तो BC के समानांतर DE आएगी, ठीक है। ये समानांतर है। और क्या चीज दी गई है, AB और AC की भुजाओं पर स्थित बिंदु जो भी दिया गया है, AD बराबर 2 सेंटीमीटर है, यानी यहां से लेकर यहां तक ये 2 सेंटीमीटर है। और आगे है BD बराबर 3 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेकर यहां तक 3 सेंटीमीटर है। अगर कोई आपसे पूछे कि AB का मान कितना है, तो 2 ये है, 3 ये है, 5 हो जाएगा, ठीक है। आगे बोला है BC का मान है 7.5। BC कहाँ है, ये है, इसका मान 7.5 है। आगे हमसे बोला है DE का मान बता दो, यानी DE कहाँ है, ये छोटी वाली भुजा का मान आपसे पूछा गया, DE का मान, इसका मान आपसे पूछा गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको क्लास 10th में थेल्स थ्योरम आपको पढ़ाई गई होगी, नहीं पढ़ा है तो उसका स्टेटमेंट हम बता दे रहे हैं, क्या वो थ्योरम कहती है। देखो उसका रिजल्ट ये होता है कि अगर कोई भी त्रिभुज है आपके पास और किसी भी एक भुजा के समानांतर कोई दूसरी रेखा खींची गई है, किसी भी त्रिभुज में अगर किसी रेखा के समानांतर एक रेखा खींची गई है जो इन दोनों को कहीं कहीं डिवाइड करती है, मतलब कहने का ये है कि कोई भी एक भुजा किसी भी एक भुजा के समानांतर हो सकती है। देखो ये वाले समानांतर है, तो उनमें एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, दो रिलेशन होता है। पहला वाला समझो, देखो ए से लेकर आपको डी तक आना है, और फिर ए से लेकर बी तक आना है। इन दोनों का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा ए से लेकर ई तक और ए से लेकर सी तक, बराबर होगा ये डीई और ये बड़ी वाली भुजा बीसी। ये आप एक बार लिखेंगे समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ, बहुत ही आसान है। देखो थेल्स ने ये बताया था कि अगर कोई भी त्रिभुज है और उसकी एक रेखा का समांतर जो है, एक रेखा अगर आप खींचते हो तो वो दोनों बनने वाले जो त्रिभुज हैं वो जो है सिमिलर त्रिभुज है, ठीक है। और सिमिलर हैं तो उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है। वही रेशियो हमने लिखा है ए से लेकर डी तक छोटे वाले की, और बड़े वाले की ए से लेकर बी तक, छोटे वाले की ए से लेकर ई तक, बड़े वाले की ए से लेकर सी तक, छोटे वाले की डी से लेकर ई तक, बड़े वाले की बी से लेकर सी तक। यही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे हमारा क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो जाएगा, इससे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये भी बता देते हैं आपको। अगर कभी भी इससे नहीं हो रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ध्यान से देखो, ए से लेकर डी तक आना है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है भैया। ए से लेकर डी तक बटे में डी से लेकर बी तक, बराबर ए से लेकर ई तक और ई से लेकर सी तक। अगर कोई क्वेश्चन इससे नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप इससे सॉल्व करिएगा, ये भी वही रिजल्ट है, ठीक है।
ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्या है, ए से लेकर डी तक आए हैं, डी से लेकर बी तक, ए से लेकर ई तक, ई से लेकर सी तक। ठीक है, वैसे हमारा जो रिजल्ट है वो इस वाले से सॉल्व हो जाएगा। चलो देखते हैं। देखो हमसे क्या पूछा गया, डी ई का मान, तो डी ई किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। देखो डी इसमें आ रहा है तो इसको उठाएंगे, यानी डी ई और बटे में बी सी, ये उठा लिए। और इन दोनों में तो उस चीज को उठाना है जिसकी दोनों वैल्यू आपको पता हो। जैसे एडी का मान आपको पता है और ए से लेकर बी तक का मान आपको पता है, तो ये चीज आप उठा लो। अब कोई कहेगा एडी और ए बी कैसे पता है सर जी, तो देखो हम रख रहे हैं ना, एडी का मान कितना है, 2 है। ए बी यहां से लेकर यहां तक, तो टोटल कितना है, 5 बराबर डीई। डी आपसे पूछा गया है, यही रहने दो, और बटे में बीसी, बीसी 7.5 है, काम खत्म हो गया। ठीक है, अब यहां से डी निकाला जा सकता है, अगर आप चाहो तो यहां काट सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इसका इसमें गुणा कर दो। ठीक है, इसका इसमें गुणा करोगे यानी 7.5 का 2 में गुणा होगा तो 15 हो जाएगा, बटे में 5 बैठा हुआ है, बराबर में हमें डी का मान चाहिए जो कि ऑलरेडी विश्राम कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहां से इसको काट दो, तो डी बराबर 3। डी का मान कितना आ गया, 3। सही है, ऑप्शन बी वाला आपका सही हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, बस थेल्स का जो स्टेटमेंट है उसके जो रिजल्ट हैं वो आपको याद होने चाहिए। याद भी ऐसे ना हो, बस लिखना आना चाहिए कि यहां से लेकर पहले यहां आते हैं, फिर यहां से लेकर यहां आते हैं, यहां से लेकर यहां आते हैं, और यहां से लेकर यहां आते हैं, फिर लेते हैं छोटा वाला फिर बड़ा वाला। ठीक है, इस तरीके से आप लिख ले जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। इसका मान तो 3 आ गया। कह रहा है कि यदि चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण ए सी और डी बी बिंदु ई पर बिंदु ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ई और उनका जो अनुपात ई सी के साथ है वो 1:2 है, और बी ई अनुपात जो है वो ई डी के साथ जो है वो 3:6 है, तो ए बी सी डी क्या है। ये एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी आपको याद कर लेना है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन है तो आप धजियां उड़ा सकते हो उसकी। ठीक है, देखो अच्छा इसमें थोड़ा सा गौर करेंगे तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, ए ई और ई सी, इसका जो अनुपात है वो 1:2 है। वहां लिखा हुआ है बीई और ईडी, इसका जो अनुपात है वो 3:6 है। और आपको पता है अनुपात जब भी लिखते हैं तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, यानी अगर वो शहीद हो रहा है तो शहीद कर देंगे, यानी कट रहा है तो काट देंगे, तो ये कट गया। इसका मतलब यहां से जो आंसर आ रहा है वो भी 1:2 आ रहा है। इसका मान और इसका मान दोनों का मान बराबर है, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ए ई जो है और ई सी, इसका जो अनुपात है वो बी ई अपॉन ई डी के बराबर है। ठीक है, और कभी भी अगर ऐसा होता है तो दुनिया का सिर्फ एक ही चतुर्भुज है, वो समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज ही ऐसा चतुर्भुज है जिसमें ये रेशियो बराबर होता है। क्या रेशियो होता है उसको अच्छी तरीके से समझते हैं। समलंब चतुर्भुज जिसको आप लोग बोलते हैं ट्रेपीजियम, सपोज कर लो ये हमारा ट्रेपीजियम है, ये हमारा ट्रेपीजियम है। ठीक है, हम इस पे लिख लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक, अब इसके डायगोनल अगर हम ज्वाइन करते हैं, यहां से लेकर एक डायगोनल बी डी और एक डायगोनल ए सी, ये हमने ज्वाइन कर दिया, और यहां पे ये बोला है इसका नेम ई रख दो। तो कभी भी अगर वो समलंब चतुर्भुज है तो ई से लेकर ए तक का, ई से लेकर सी तक का जो अनुपात होगा, ई से लेकर ए तक और ई से लेकर सी तक का जो अनुपात होगा वो ई से लेकर बी तक, ई से लेकर डी तक बराबर होगा। सही है, ये सिर्फ खासियत है समलंब चतुर्भुज में, बाकी किसी में नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, यहां से यहां तक का अनुपात इसके साथ, यहां से यहां तक का अनुपात इसके साथ, दोनों बराबर होगा। अगर हम इस चीज को लिखना चाहें तो ई ए ई सी, इसका जो अनुपात आएगा वो ई बी और ई डी, इसके अनुपात के बराबर आएगा। तो वही तो रिजल्ट हमारे पास भी आ रहा है। हमने भले ही ए ही लिखा है लेकिन इसको ई ए पढ़ो, ये ई सी है, देख लो ई ए ई सी, ई बी ई डी, देख लो सही है ना।
तो ये खासियत सिर्फ किसमें है, ट्रेपेजियम में है, यानी समलंब चतुर्भुज में है। तो अगर ये दोनों अनुपात बराबर है तो ये समलंब चतुर्भुज होना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है कि ये यादृच्छिक एक चतुर्भुज होगा, ये कह रहा है कि रैंडम एक चतुर्भुज होगा, रैंडम होगा, लेकिन उसका नाम तो बताओ भाई। देखो इसमें एक सम चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, नहीं सभी तो चतुर्भुज हैं, लेकिन वो समलंब चतुर्भुज है, ट्रेपेजियम है, जो कि हमारे पास दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आंसर क्या रहेगा, समलंब चतुर्भुज रहेगा भैया, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम। ठीक, तो ट्रेपेजियम इसमें है नहीं, इसलिए हमारा आंसर इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट, उस एक की पहचान कीजिए जो दो त्रिभुजों की सर्वांग समता मानदंड नहीं है, यानी कांग्रुएंसी की क्राइटेरिया नहीं है। सर्वांग समता, देखो दो तरीके की क्राइटेरिया होती है, एक सिमिलरिटी की होती है, एक कांग्रुएंसी की होती है, एक सर्वांग समता की होती है, एक समरूपता की होती है। दोनों की सभी क्राइटेरिया आपको याद होना चाहिए। चलो हम यहां लिख देते हैं सर्वांग समता की और समरूपता की। सर्वांग समता में एस एस एस, ठीक, और एस ए एस, ए एस ए, आर एच एस, ये क्राइटेरिया होती है। इसमें आते हैं, इसमें तीन एंगल, या इसी को आप अगर लिख दो सिर्फ दो एंगल तब भी ये सही है, तीनों एस और बस। ये तीन क्राइटेरिया होती है समरूपता की, चार क्राइटेरिया होती है सर्वांग समता की। अब देख लो सर्वांग समता का मानदंड नहीं है, कौन सा नहीं है, आरएचएस है, एसएएस है, एएसए है, इसका मतलब तीनों तो है, तो ऐसा कोई वो आपको नहीं मिला जो नहीं है, तो इसका मतलब कौन सा आंसर सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। हो सकता है अगर कभी ऐसे दे दे कि चौथा वाला AAS, तो भैया जी ये नहीं है, याद रखिएगा ये नहीं है। देखो हमने लिखा नहीं है, देख लो ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सा नहीं है और यही ठोक देगा उसमें, तो बता दीजिएगा ये वाला नहीं है। अगर ये नहीं है तो बाकी तो दिखाई दे रहा है आपके सामने। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भैया आगे बढ़ जाओ। कह रहे यदि आयत ABCD के अंदर कोई बिंदु है तब, सबसे पहले एकदम ट्रिक से देख लो, उसके बाद पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देख लो। ठीक है, चलो यहां हम आपको ट्रिक से बता देते हैं, कुछ भी नहीं है, आपको याद कर लेना है। अगर कोई आयत है, सपोज आपके पास ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये एक आयत है, और इस आयत में कहीं भी एक बिंदु है, कहीं भी एक बिंदु कोई भी है। जैसे सपोज करते हैं कि वो बिंदु हमने ले लिया, यहां पर ले लिया और इसका नेम लिख लिया P। अब इस P को सबसे मिलाओ, A से मिलाओ, B से मिलाओ, C से मिलाओ, D से मिलाओ। जैसे ज्वाइन करते हैं, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, और इसको इससे भी ज्वाइन कर दिया। तो क्या रिलेशन होता है, बहुत ही सिंपल, याद कर लो इसको, इसको याद कर लो। ठीक है, अभी हम पूरा सॉल्यूशन आपको बताते हैं, लेकिन पहले ये याद कर लो। इस P से जो डायगोनल बन रहा है ना, जो डायगोनल है यानी AC और DB, आपको P से लेकर A तक आना है, उसका स्क्वायर लिखना है। हम यहाँ लिख के बताते हैं आपको, कहाँ लिख दें भाई, चलो यहाँ लिख देते हैं, P से लेकर A तक उसका स्क्वायर प्लस P से लेकर C तक, यानी कंप्लीट आपको एक डायगोनल जाना है, एक डायगोनल तक जाना है, P से लेकर A तक, P से लेकर C तक। ठीक है, P से लेकर A तक का होल स्क्वायर, P से लेकर C तक का होल स्क्वायर बराबर P से लेकर B और P से लेकर D, P से लेकर B तक का होल स्क्वायर, P से लेकर D तक का होल स्क्वायर। ये एक रिजल्ट होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ये आपको क्लास 10th की NCERT के एग्जाम्पल्स में मिल जाएगा,
बहुत ही आसान है, लेकिन हम सलाह यही देंगे कि आप इसको रट्टा मार लो, ठीक है। लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। कोई भी बिंदु कहीं भी रहे तो पी से लेकर जो डायगोनल बनता है यानी सम्मुख कोणों को मिलाने वाली जो रेखा है, यानी ए और सी, तो पी से लेकर ए तक आओ, पी से लेकर सी तक आओ, दोनों का होल स्क्वायर लगा के ऐड कर दो। पी से बी, पी से डी, दोनों का होल स्क्वायर लगा के ऐड कर दो, ये रिजल्ट होता है। इसने कहा है एबीसीडी के अंदर कोई बिंदु ओ है, यहाँ पे ओ होना चाहिए भाई, एक बिंदु जो है वो ओ है, तब क्या करना है, अगर ये ओ है तो ओ ए रहेगा, ओ सी रहेगा। कहीं देख लो ओ ए ओ सी है, ओ ए ओ सी कहीं है, दिखाई दे रहा है। और ओ से लेकर डी, ओ से लेकर बी, हाँ देखो ये बी डी है और बाकी तो नहीं है, ये देखो दिखाई दे रहा है, पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है, पहला वाला सही हो जाएगा। लेकिन कैसे सही होता है वो देख लो, एक बार आप देखे रहोगे ना तो कभी जिंदगी में आपसे भूलेगा नहीं, कभी भूल भी जाओगे ना तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हो। चलो देखते हैं क्या है। जैसे हमारे पास एक आयत हमने ले लिया, ये एक आयत है और इसमें कहीं भी एक पॉइंट ले लें, कहीं भी, सपोज कर लो ये है पॉइंट ओ। अब इस ओ से आपको मिलाना है, हर जगह आपको मिलाना है, ओ से लेकर यहाँ तक, इसी ओ से लेकर यहाँ तक, फिर इसी ओ से लेकर यहाँ तक भी मिलाना है और इसी ओ से लेकर यहाँ तक मिलाना है। अब इसका नेम पहले लिख दें, एक ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। देखो इसको प्रूव करने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन करना है, यानी एक ऐसी लाइन खींचना है, देखो यहां से खींचना है एकदम सीधी लाइन जो 90 अंश का कोण बनाए। अब ये 90 है, इधर भी 90 रहेगा, इधर भी 90 रहेगा। सपोज कर लो ये जो कट रहा है वो P और ये जो कट रहा है वो Q, सही है, समझ में आ रहा है। अब क्या हम इस छोटे से त्रिभुज में देख सकते हैं जिसका नाम AOP है, AOP छोटा सा त्रिभुज दिखाई दे रहा है। अरे भैया ये वाला त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पाइथागोरस चचा वाला त्रिभुज है, यानी समकोण त्रिभुज है। इसका क्षेत्रफल तो बहुत आसान होता है, कैसे निकालते हैं, या क्षेत्रफल को छोड़ो, आप इसका पाइथागोरस चचा का फार्मूला भी लगा सकते हो, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। क्या ये कर्ण है, क्या ये आधार है, क्या ये लंब है, इसका मतलब कर्ण का वर्ग क्या हो जाएगा, AO स्क्वायर, है ना। देखो लगाते हैं, AO स्क्वायर बराबर होगा ए से लेकर पी तक का वर्ग, यानी आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, या लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कोई दिक्कत, ए से लेकर पी तक, पी से लेकर ओ तक, ठीक है। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो। आगे आ जाओ, देखो प्रूव करने का एक तरीका होता है, अगर आप वैसे करेंगे तो जल्दी होगा, नहीं तो आप अपना दिमाग लगाएंगे ना तो बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। इसका तरीका ये है कि पहले आप इसका निकालो फिर इसका निकालो, ठीक है, इसका निकाल रहे हैं। अब किसका निकाल रहे हैं, इसका, ये भी 90 अंश का है, इसका मतलब 90 के सामने ये कर्ण है तो कर्ण का वर्ग यानी OC का स्क्वायर जो होगा वो CQ का स्क्वायर प्लस QO का स्क्वायर, सही है। तो OC का स्क्वायर, या ए कहाँ गया, OC का स्क्वायर बराबर होगा OQ स्क्वायर प्लस CQ स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकेंड है, सही है। अब इन दोनों को क्या करना है, दोनों को ऐड कर दो। दोनों को जब ऐड करेंगे तो इधर वाला इधर ऐड होगा, मतलब AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर बराबर में इधर वाला इधर ऐड होगा, तो इधर वाला AP स्क्वायर है प्लस में PO स्क्वायर है प्लस में OQ स्क्वायर है प्लस में CQ स्क्वायर है, सही है। इधर वाला चारों मतलब दो दो इधर हो गया। अब देखते हैं, देखो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है। जहां कहीं भी CQ मिल जाए, CQ क्योंकि ये सीधी रेखा है भैया, 90 अंश का कोण बनाती है, इसका मतलब ये हुआ कि सर जी ये वाला जो है ये O था, ये C, ये Q, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो भुजा है वो इस वाली भुजा के बराबर है। जहां कहीं भी OC मिल जाएगा, सॉरी ये OQ है, जहां कहीं भी OC मिल जाएगा वहां P भी रख सकते हैं, और जहां कहीं भी ये वाला
चलो इसमें अभी देखते हैं। एपी है, एपी का स्क्वायर कहाँ है भैया, एपी है, कोई दिक्कत नहीं। क्या एपी जो है इसके बराबर है, आराम से बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां एपी है वहां हम डी क्यू रख देंगे, तो रख रहे हैं डी क्यू। बस प्रूव करने का एक तरीका है। पीओ स्क्वायर, पीओ कहाँ है भाई, चलने दो इसको, पीओ जो है वो चलने दो, प्लस ओ क्यू स्क्वायर, इसको भी चलने दो, प्लस जो है वो सी क्यू स्क्वायर, सी क्यू को हमने कहा था हम पी बी रख देंगे, तो चलो ये हो गया। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो डी क्यू आ रहा है ना, वो इसका, क्या हम ऐसा कर सकते हैं इन दोनों को पास पास लिख लें, डी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, और इन दोनों को पास पास रख सकते हैं पीओ स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, रख दिए, सही है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ये कुछ और नहीं है बल्कि डी क्यू स्क्वायर ओ क्यू स्क्वायर, देखो डी क्यू स्क्वायर ओ क्यू स्क्वायर, डी क्यू स्क्वायर ओ क्यू स्क्वायर, अगर हम इस छोटे से ट्राइंगल में ओ डी स्क्वायर का मान निकालना चाहें तो इन दोनों के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लिखना चाहें ओ डी स्क्वायर बराबर होगा तो डी क्यू स्क्वायर प्लस में ओ क्यू स्क्वायर के बराबर होगा ना। तो क्या इस चीज को इतने के बराबर लिख सकते हैं, ओ डी स्क्वायर, इस चीज को हमने लिख दिया। अब ये यहां से देखो, पी ओ स्क्वायर पी बी स्क्वायर, पी ओ स्क्वायर पी बी स्क्वायर ये बराबर होगा ओ बी स्क्वायर के। देख लो कहां से चले थे, ए ओ या ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर बराबर में कहां पहुंच गए, देख लो यहां पहुंच गए, ओ ए ओ सी, यही तो हमने कहा था। ओ, अच्छा चलो यही बता देते हैं, ओ ए ओ सी ओ डी ओ बी, देख लो सही है ना। इसलिए डायरेक्ट आप याद कर लो कि कोई भी बिंदु रहेगा, कोई भी बिंदु रहेगा, वहां से जो डायगोनल के दोनों पॉइंट है ओ से लेकर ए तक का वर्ग, ओ से लेकर सी तक का वर्ग बराबर होगा ओ से लेकर बी तक का वर्ग प्लस ओ से लेकर डी तक का वर्ग। ठीक है, कभी ऐसा मत करिएगा कि पी से लेकर डी, पी से लेकर ए, नहीं, पी से लेकर अगर डी आप जा रहे हैं तो डी के सम्मुख पॉइंट पे आपको जाना है, सम्मुख बिंदु पे जाना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसी त्रिभुज ABC में PQ समानांतर है BC के। ठीक है, वही वाला जो पुराना वाला था, कुछ इस तरीके का। ये हमने खींच लिया PQ, ABC में PQ समानांतर है BC के, ये समानांतर है BC के, यहाँ BC, तो बचा कहाँ A, यहाँ पहुंच जाएगा। आगे कह रहा है AP का मान 2 है, इसका मान 2 है, फिर PB का मान 6 है, ये 6 है, फिर कहा है AQ का मान 4 है, ये 4 है भैया। आगे बोला है तो AC का मान क्या होगा, AC कहाँ है, AC पूरे का मान आपसे पूछा गया है। ठीक, कॉन्सेप्ट लगाओ, थेल्स थ्योरम वाला, बहुत ही आसान है। देखो A से लेकर P तक आ जाओ, बटे में A से लेकर B तक आ जाओ, बराबर A से लेकर Q तक और A से लेकर C तक, बराबर में कुछ और होता है, लिखो या ना लिखो क्योंकि आपका काम चल जाएगा। AC आपसे पूछा गया है, AC का मान वो यहाँ है, रख दो। AP का मान A से लेकर P तक 2 है, AB देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान पूछा गया है जो कि 2 + 6 रहेगा यानी 8 रहेगा, बराबर में A से लेकर Q तक जो कि 4 है, और बटे में A से लेकर C तक वो आपको पता करना है। ये यहाँ से शहीद हो गया, AC का गुणा 1 में होगा तो AC रहेगा, और 4 का गुणा 4 में तो 16 रहेगा, यानी AC का मान 16 सेंटीमीटर है। ऑप्शन बी वाला सही है। ठीक है, थेल्स चचा ने कितनी अच्छी बात कही थी कि समांतर अगर लाइन आप खींचते हो तो दोनों त्रिभुज जो है वो सिमिलर हो जाएंगे और उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होगा। आगे माना A बराबर 10 सेंटीमीटर, B बराबर 3 सेंटीमीटर और C बराबर इतना सेंटीमीटर है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। देखो एक त्रिभुज है, सपोज कर लेते हैं कि कोई भी एक त्रिभुज बना लेते हैं, चलो सपोज कर लिए ये हमारा त्रिभुज हो गया, कोई सा भी एक त्रिभुज है, हमने इसका नेम लिख दिया ABC। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब देखो A के सामने कोई भी भुज आप लिख सकते हो, चलो हमने इसको A लिख दिया,
इसको बी लिख दिया, इसको सी लिख दिया। वैसे एक रूल होता है, लेकिन आपको रूल से लेना देना नहीं है, कोई सा भी आप लिख सकते हो, ठीक है। चलो ऐसे ही हमने लिख दिया कि ए का मान 10 है और ए का मान 3 है, ए का मान 6 है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सबसे पहले यहाँ पर एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजा है। सबसे पहले देखो ये त्रिभुज बन रहा है कि नहीं, त्रिभुज बन रहा है कि नहीं। आपको पता है कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल जो होता है वो हमेशा हमेशा त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योगफल हमेशा तीसरी से बड़ा होता है, और त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी से छोटा होता है, ठीक है। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ने पर जो उत्तर आता है वो तीसरी से बड़ा होना चाहिए। तो 6 3 9, 6 और 3 कितना हो गया भैया? 9। क्या ये 9 जो है वो 10 से बड़ा है? नहीं हो सकता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि सर जी ये जो आप त्रिभुज बनाना चाह रहे हो ना, ये त्रिभुज बनेगा ही नहीं। जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो कैसे समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु कैसे बन सकता है? जब त्रिभुज ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसकी दो भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ा होना चाहिए, और 6 3 9 हो रहा है तो 10 है, इसका मतलब ये बड़ा हो गया। जोड़ने पर जो योगफल आए वो बड़ा होना चाहिए, वो तो बड़ा है ही नहीं, इसका मतलब ये त्रिभुज ही नहीं बनेगा। तो जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो इसका मतलब उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये वाला सही है, ठीक है। समझ में आ गया, ये त्रिभुज की भुजाएं है ही नहीं। नेक्स्ट कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक एडी है। अगर एबी का मान इतना है, एसी का मान इतना है, बीडी का मान इतना है, तो डीसी का मान बता दो। देखो इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको रट्टा मार लेना है, याद कर लेना है, मतलब कहने का, ठीक है। देखो अगर हमारे पास कोई एक त्रिभुज है, सपोज कर लेते हैं ये हमारा त्रिभुज है, ये हमारा त्रिभुज है, नेम हम लिख देते हैं ए बी सी, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। अगर कभी आपने ऐसा किया कि सर जी इस कोण को आधा करती हुई कोई लाइन खींचा, आपने कोई भी लाइन आपने खींचा, सपोज कर लो इस कोण को आधा करती हुई लाइन होनी चाहिए, समद्विभाजित यानी आधी, यानी कहने का मतलब यह है कि इधर वाला कोण इधर वाले कोण के बराबर होना चाहिए। अगर कभी आपने ऐसा किया तो ये कहीं जाके मिलेगी, और सामने वाली जो भुजा है उसको किसी अनुपात में बांटेगी। किस अनुपात में बांटेगी? बहुत ही सिंपल है, जिन दो भुजाओं के सहयोग से ये कोण बना था उसी के अनुपात में सामने वाले भुजा को डिवाइड करेगी। मतलब कहने का ये है कि सी से ए और सी से बी का जो अनुपात था वही अनुपात डी से ए और डी से बी का रहेगा। ये है रिजल्ट, ये याद कर लेना है। फिर से देख लो, फिर से देख लो, कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल है। हमने ये कहा आपसे कि अगर कोई भी पॉइंट यहां पर है और ये कोण बना था, एक लाइन हमने खींच दिया जो इस कोण को आधा आधा कर दी, और कोण किन दो सपोर्ट से बना था? इसके और इसके सपोर्ट से बना था, है ना। तो जो आपने समद्विभाजक खींचा है वो सामने वाली भुजा को कहीं ना कहीं काटेगा। सपोज कर लो डी पर काट रहा है, तो जो जहां डी पर काट रहा है वो अनुपात में बट रही है ना, किसी रेशियो में बट रही है ना, तो इसका रेशियो जो है कोण बनाने वाली भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो सी से लेकर ए, एक भुजा ये सपोर्ट कर रही थी, एक भुजा सी से लेकर बी, इनका जो अनुपात होगा डी से ए और डी से बी का वही अनुपात होगा। समझ में आ गया। अगर बाय द वे त्रिभुज आपका ऐसे है, यहां पर आपका ए है, यहां बी है, यहां सी है, आपने ऐसे रेखा खींची, तो इसमें कहां कैसे लिखेंगे? बहुत ही आसान है, ए से लेकर बी, ए से लेकर सी, ये कोण बनाने वाली दोनों भुजाओं का अनुपात है, और जहां काटी है वहां से दोनों पॉइंट तक जाओ, तो डी से बी, डी से सी, ये है रिजल्ट। इसको अच्छी तरीके से घोल के पी जाओ, ठीक। चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में सी से लेकर ए तक कितना है भैया? सी से ए यानी ए सी का मान 8 है। सी से बी कहीं है? सी से बी नहीं है। अच्छा, ये तो हमने रिजल्ट लिखा है, इसमें क्यों वैल्यू रख रहे हैं? क्योंकि अभी हमने ए पर करना है, ठीक है।
कोई बात नहीं, हम ए पर कर दे रहे हैं क्योंकि वो बोला है ए का समद्विभाजक, ये तो हम समझा रहे थे। चलो यहाँ लिखते हैं ए, यहाँ लिखते हैं बी, यहाँ लिखते हैं सी, ये हो जाएगा डी। अब ये कोण जो है वो आधा आधा हो गया है। अब लिख के बताओ, बहुत आसान है, ए से लेकर बी तक और ए से लेकर सी तक ये कोण बनाने वाली रेखाओं का अनुपात है। जहां ये कटा है वहां से दोनों पॉइंट तक आपको जाना है, डी से लेकर बी तक और डी से लेकर सी तक। बस ये है रिजल्ट, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि अगर क्वेश्चन इस पे आ गया तो इसी से सॉल्व होगा। चलो सॉल्व करते हैं भैया। ए बी का मान कहीं दिया है, हाँ 6.4 है, बटे में ए सी का मान कहीं दिया है वो 8 है, बराबर में डी बी का मान है 5.6 और बटे में डीसी का मान है, डीसी का मान तो आपसे पूछा गया है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो दशमलव की धज्जियां उड़ा सकते हो। नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। क्या इतना समझ में आ रहा है सर जी? 8 एकम 8, 8 अठाई 64, लेकिन दशमलव लगाना है, सही है, इतना समझ में आ गया। इसका गुणा इसमें होगा तो 0.8 डीसी बराबर में 5.6, 0.8 नीचे आ जाएगा, आपको काटना आना चाहिए, चाहे जिसे काटो 100% सही आएगा, ठीक है। अब दशमलव हटा सकते हो, देख लिया करो दशमलव अगर ऊपर नीचे है तो दशमलव के बाद कितने लोग हैं ऊपर, दशमलव के बाद कितने लोग हैं नीचे। अगर उनकी संख्या बराबर है तो दशमलव का सत्यानाश कर दो, अगर कहीं कम ज्यादा है तो जिसमें कम है उसमें 0 0 बढ़ा करके तब सत्यानाश कर दिया करो, ठीक। हम आएगा क्वेश्चन तो बताएंगे। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, 56/8 बचा है, यानी 56/8 बचा है, तो उत्तर आ गया 7, माइकल बेवन, ठीक है। अरे कट करके भैया, और कैसे, ठीक। कितना आ गया? ऑप्शन ए 7 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान है लेकिन रिजल्ट याद होना चाहिए तब आसान है। नेक्स्ट, एक वृत्त में निम्नलिखित में से कौन सा रेखा युग्म समानांतर नहीं हो सकता। जैसे हमारे पास एक वृत्त है, ये वृत्त है, इसमें कहीं बेचारा केंद्र भी होगा, यहां केंद्र हो गया। एक वृत्त में निम्नलिखित में से कौन सा रेखा युग्म समानांतर नहीं हो सकता है? कौन से रेखा युग्म इसमें से समांतर नहीं हो सकती है? आप देखो, कह रहा है दो जीवा समानांतर हो सकती है कि नहीं। तो अगर भैया एक जीवा ये है, एक जीवा ये है, समानांतर हो गई। इसका मतलब जीवा तो समानांतर हो सकती है, ये आंसर हटाओ क्योंकि ये सही नहीं होगा, ये सही नहीं होगा, जीवा समानांतर हो सकती है। कह रहा है कि एक जीवा और एक स्पर्श रेखा, हाँ ये भी समानांतर हो सकती है। स्पर्श रेखा का मतलब इसको टच करते हुए जाए, देख लो यहीं कहीं जीवा खींच दो, इसका मतलब ये भी समानांतर हो सकती है। जैसे रेल की दोनों पटरी है ना, दो व्यास, हाँ ये दोनों व्यास जो है वो समानांतर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि सर जी व्यास सेंटर से जाता है, अगर आप इस व्यास को खींचते हो तो इसके समानांतर क्या यहां से खींचोगे? ये तो जीवा हो जाएगी। जब सेंटर से जाएगा, जब केंद्र से जाएगा, उसी को व्यास कहते हैं। तो इसका मतलब एक व्यास अगर आपने खींच दिया और दूसरा व्यास मान लो कि अगर यहां से खींचा है तो ये दोनों कहां समानांतर है, ठीक है। इसका मतलब दो व्यास, एक ही त्रिभुज के दो, सॉरी एक ही वृत्त के दो व्यास कभी भी समानांतर हो ही नहीं सकते हैं। यही वो कह रहा है कि समानांतर नहीं हो सकता, इसका मतलब दो व्यास कभी भी समानांतर नहीं हो सकते, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है एक आयत का एक विकर्ण 25 अंश पर आयत की एक भुजा की ओर झुका हुआ है, विकर्णों के बीच का न्यून कोण है। आसान क्वेश्चन। जैसे हमारे पास एक आयत है, ए बी सी डी, ठीक है। वैसे इस चीज को अगर ये क्वेश्चन आता है ना तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन पहले समझ लो होता कैसे, करते कैसे हैं। जैसे विकर्ण हमने खींच लिया, ये विकर्ण है और ये विकर्ण है, एक एसी है दूसरा बीडी है, ठीक है। कह रहे एक आयत का एक विकर्ण 25 अंश पर आयत की एक भुजा की ओर झुका हुआ है। सपोज कर लो ये 25 है, सपोज कर लो ये 25 है। आप यहां से भी चालू कर सकते हैं, यहां से भी चालू कर सकते हैं, यहां से चाहे जहां से कोई एक एंगल 25 अंश ले सकते हो, ठीक है। तो कह रहा है विकर्णों के बीच का न्यून कोण बताओ। देखो ये दोनों विकर्ण हैं, ये दोनों विकर्ण हैं, इनके बीच का हमें कोण चाहिए, तो कोण दो बनता है। वैसे तो दिखाई दे रहा आपको 4,
एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, लेकिन ये दोनों कोण बराबर हैं, शीर्षाभिमुख हैं, यानी वर्टिकली अपोजिट हैं। तो चाहे ये बताओ चाहे ये बताओ, दोनों बात यही है, ठीक है। अगर चाहे ये बताओ चाहे ये बताओ, ये भी शीर्षाभिमुख है यानी वर्टिकली अपोजिट है, दोनों बातें सेम है, तो दोनों में से किसी एक को बताना है। अब कौन सा बताएं सर जी, ये वाला बताएं कि ये वाला बताएं? देखो इन दोनों में से एक जो रहेगा, इन दोनों में से एक कोण अधिक कोण रहेगा तो दूसरा न्यून कोण रहेगा। अगर पहला न्यून है तो दूसरा अधिक रहेगा, ठीक है। वही हमसे पूछा है, न्यून कोण बता दो, न्यून कोण। तो एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है, देखो ध्यान से देखो, बहुत ही आसान है। सबसे पहले ये 25 है तो ये पे 25 रहेगा। क्यों? क्योंकि भैया ये केंद्र है, ये और ये दोनों बराबर होती हैं। अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर हैं तो उनके सम्मुख बना कोण बराबर होता है। इसके सामने ये है, इसके सामने ये 25-25। अब किसी त्रिभुज में अगर दो कोणों का मान 25-25 है तो तीसरा हो जाएगा 130। अरे टोटल होता है 180, तो 25-25 50 हो गया, बचा 130, तो इसको मिल गया। अब सर जी ये वाला नहीं बताना था, ये वाला बताना था, ये वाला, क्योंकि ये 130 अधिक कोण है, तो कैसे निकलेगा? तो 180 में से 130 निकाल दो तो उत्तर आ जाएगा 50, ठीक। अब क्या इतना माथा पच्ची करके आंसर बताएंगे न्यून कोण 50? नहीं, जितना कोण यहां दिया है, जितना कोण यहां दिया है, अगर वो आपसे पूछता है न्यून कोण का मान बताओ, तो उसका जस्ट डबल कर दो आंसर, उसका जस्ट डबल कर दो आंसर। 25 का डबल आंसर 50, ठीक। कोई कह रहा है कि सर जी अगर वो 60 दिया है तब, अगर वो 60 दिया है, अगर वो 60 अंश दिया है तो वही आंसर बता दो। अब कोई कहेगा ये कैसे, तो चलो ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर उसका डबल, जैसे ही वो 60 दिया है डबल करोगे 120 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 180 में से घटा दो 120, फिर से आंसर आ जाएगा। तो कभी भी अगर जो भी कोण यहां दिया रहेगा, अगर न्यून कोण पूछेगा डबल कर दो, डबल करने पर अगर 90 से कम है तो वही आंसर बता दो, अगर 90 से ज्यादा आंसर आ रहा है तो 180 में से घटा के बता दो, ठीक है। अच्छा एक्चुअल में होता क्या है, क्यों ये डबल किया जा रहा है? बहुत ही सिंपल है, क्योंकि सर जी ये ऐसे किया जा रहा है किसी त्रिभुज के बहिष्कोण के नियम से। ये बहिष्कोण है, ये 25 है, ये भी 25 है, जितना ये रहेगा उतना ये भी रहेगा, और त्रिभुज के किसी भी बहिष्कोण का मान सुदूर अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। ये अंतःकोण है, इनके योगफल 25 दूना 50, तो इसीलिए ये डायरेक्ट बताया जाता है कि अगर 25 है तो 50, 40 है तो 80, 45 है तो 90, ठीक है, इस तरीके से बता दीजिए। लेकिन अगर वो पूछेगा न्यून कोण बताओ और 60 दे दिया तो 120 हो जाएगा, तो फिर से 180 में से घटा के बता देंगे, ठीक। चलो नेक्स्ट, यदि त्रिभुज पी क्यू आर एल एम एन, तो ये दोनों सिमिलर हैं, तो इतने का मान इतना है तो एरिया, ओहो देखो ये एक थ्योरम है कि अगर हमारे पास दो त्रिभुज, सपोज कर लो एक है पी क्यू आर सिमिलर है और दूसरा है एल एम एन, दो त्रिभुज अगर सिमिलर हैं, सपोज कर लो ये है ये, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। जितनी संगत भुजाओं का अनुपात होगा उनके क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के अनुपाती होता है। बहुत ही सिंपल है सर जी, इतना ज्यादा बोल नहीं है तो सिंपल कैसे, कुछ भी नहीं। अगर दो त्रिभुज सिमिलर हैं, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात दिया है 17 और 25, कितना दिया है भैया 17-25। आपसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल, देखो एरिया, एरिया दोनों क्षेत्रफल का अनुपात बता दो, कुछ नहीं, भुजाओं का अनुपात दिया है वर्ग कर दो। 17 का कितना होता है, 17 का और नीचे 25 का, 17 का अनुपात 289 होता है, 25 का 625 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कहीं है भैया 289 625 नहीं है तो ऑप्शन ई वाला सही है, ठीक है। समझ में आ गया, जब भी कभी भी भुजाओं का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो भुजाओं का वर्ग कर देंगे। उल्टा भी पूछ सकता है कि सर जी अगर भुजाओं का भुजाओं का अनुपात पूछे और क्षेत्रफल दिया हो तब तो वर्गमूल निकाल देंगे, ठीक। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि भुजाओं का अनुपात दे करके परिमाप का अनुपात पूछ ले, तो परिमाप में सिंगल वही आंसर बताएंगे, सिंगल वही आंसर बताएंगे। जैसे भुजाओं का अनुपात 17:25 है, परिमाप का अनुपात
जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो 3:5 है, किसी की भुजाओं का अनुपात जो है वो 3:5 है। तो अगर कोई आपसे पूछे क्षेत्रफल का अनुपात, तो इन दोनों का वर्ग कर दो, 9 हो जाएगा और 5 का 25 हो जाएगा। अगर कोई आपसे पूछे परिमाप का अनुपात, परिमाप का, तो वही रहेगा 3:5। सही है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो है नहीं। फिलहाल हमने डायरेक्ट बता दिया 17 और 25 है, 17 और 25 कहीं है, 17 का वर्ग 289 होता है कहीं नहीं, इसलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, त्रिभुज का केंद्रक यानी सेंट्रॉइड प्रत्येक माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करता है? त्रिभुज का केंद्रक आया है और माध्यिका वो आया है माध्यिका, ये होता क्या है पहले वो समझ लो। जैसे ये हमारा त्रिभुज ABC है, माध्यिका उसे कहते हैं कि जैसे एक शीर्ष और उसके सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु, उसके सामने वाली जो भुजा AB है इसका मध्य बिंदु यहाँ है, इसको मिलाने वाली रेखा को माध्यिका बोलते हैं। सही है, तो 3 माध्यिकाएं होती हैं, क्योंकि 3 शीर्ष हैं, तीनों के सामने भुजा है तो 3 माध्यिकाएं होंगी। जैसे ही इस वाले शीर्ष के सम्मुख ये वाली भुजा है तो इसका मध्य बिंदु मान लो यहाँ है, तो ये है माध्यिका। ठीक है, ऐसे ये शीर्ष है और यहाँ मध्य बिंदु है, तो इसको मिलाओगे तो ये क्या बनेगी? माध्यिका। समझ में आ गया? जहां पर 2 या 2 से अधिक माध्यिकाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, जहां पर 2 या 2 से अधिक माध्यिकाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, उस बिंदु को हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं। इस बिंदु को हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं भैया। यानी क्या लिखा है? केंद्रक। सही है, समझ में आ गया। वो कह रहा है कि प्रत्येक माध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करता है, ये तो बताओ। वो ये जानना चाह रहा है कि जो आपने ये माध्यिका खींची है ये किस अनुपात में इसके द्वारा विभाजित हो रही है। तो याद रखिएगा, 2 ऊपर जाता है और 1 इधर आता है, 2:1 में विभाजित करती है। किसी भी माध्यिका को जो केंद्रक है वो 2:1 में विभाजित करता है। याद रखिएगा, 1:2 नहीं भैया, 2:1, यानी ऑप्शन बी वाला सही है। ऑप्शन बी वाला सही है, याद रखना है। ये रेशियो आपको याद करना है। 2 यहाँ जाएगा, 1 यहाँ जाएगा, मतलब 2 यहाँ जाएगा, 1 यहाँ जाएगा, 2 इधर जाएगा, 1 इधर जाएगा, 2:1 में। 1:2 ना बताइएगा, 2:1। ठीक, अगला, पूरक कोणों का युग्म कितना होता है? देखो 2 चीजें होती हैं, एक होता है संपूरक, एक होता है पूरक। पहले पूरक बताते हैं फिर संपूरक बताते हैं। पूरक और एक होता है संपूरक। चलो मान लो कि ये लिखा हुआ है, ठीक। संपूरक जिसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री और इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। तो ऐसे कोण जिनका योगफल 90 हो जाए तो उनको बोलते हैं पूरक कोण, और जिनका योगफल 180 हो जाए उनको बोलते हैं संपूरक कोण। देखो जैसे मान लो कि ये 50 है और 40 है, तो इनका योगफल 90 हो रहा है, इसलिए इनको बोलते हैं पूरक कोण। और अगर कभी भी 2 कोणों का योगफल 180 हो जाए, 180, तो उसको बोलते हैं संपूरक कोण। 50 का संपूरक 130 है, 130 का संपूरक 50 है। जैसे 2 भाई हैं, ये इसका भाई है, ये इसका भाई है, वैसे ये भी है, ये इसका संपूरक है, ये इसका संपूरक है, वैसे ये इसका पूरक है, ये इसका पूरक है। ठीक है, तो देख लो, पूरक बोला है, पूरक, संपूरक नहीं बोला है। पूरक में 90 अंश होना चाहिए, ये तो 90 बना ही नहीं रहा है, ये भी 90 नहीं बना रहा है, तो ऑप्शन बी वाला सही है, ये बना रहा है। 70 और 20 कितना हो गया? 90। ठीक है, समझ में आ गया, याद करके जाना है। नेक्स्ट, आकृति में x का मान कितना होगा? ओहो, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो इस तरीके की आकृति बनी हुई है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 2x है। बताओ x का मान कितना होगा? यहाँ पर न शीर्ष अभिमुख दिखाई दे रहा है, न संगत कोण दिखाई दे रहा है, न एकांतर कोण दिखाई दे रहा है, न कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। कैसे लगाएं? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। देखो ये वाली रेखा इस वाली रेखा को काट रही है, इसका मतलब इधर वाला कोण जो है इधर वाले कोण के बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण, तो ये हो गया 2x। सही है, समझ में आ गया यहाँ तक? अब सर जी ये एक स्ट्रेट लाइन है,
एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा पर चाहे जितने कोण बने, एक भेली, एक झोला, एक चाहे जितना कोण बने, एक बोरा, एक ट्रक, चाहे जितने कोण बने, उनका योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ इस लाइन पर 3 कोण बन रहे हैं, एक का मान 2x है, एक का मान 2x है, एक का मान 2x है। इसका मतलब कुल मिलाकर के 3 कोण, 3 बने, 30 बने, 13 बने, चाहे जितने बने, सबका योगफल 180 होता है। ठीक, चलो 2x 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 कुल मिलाकर के 6 गधे हो गए, 180, तो x बराबर 30। यही आपसे पूछा था, लेकिन अगर आप यही वाली प्रॉपर्टी नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान 30, अरे भैया काट करके। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज है। ऐसे दो कंडीशन में होती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले वो समझ लो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है, अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है, उसका कोई भी एक शीर्ष, देख लो किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक, मान लो कि इसका समद्विभाजक आधा इधर है आधा इधर है, ठीक है, विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है, मतलब आधा इधर करता है आधा इधर, इधर और इधर ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो वो त्रिभुज कौन सा है? तो ऐसे दो त्रिभुज में होता है, सॉरी एक त्रिभुज में होता है, समकोण त्रिभुज। अच्छा, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज है। ओहो, तो दो त्रिभुज होना चाहिए भैया, समद्विबाहु भी होता है और समबाहु भी होता है, समद्विबाहु भी होता है, समबाहु भी होता है। अगर ये समबाहु त्रिभुज है, वैसे एक कोण बोला है ना, अगर यहां किसी कोण का बोला होता तब समद्विबाहु नहीं होता है, लेकिन सिर्फ एक कोण बोला है। यदि किसी त्रिभुज की एक कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज होगा। तो ऐसा दो कंडीशन में होता है, एक तो हमारे पास समकोण सॉरी समबाहु त्रिभुज में होता है, समबाहु और समद्विबाहु, समद्विबाहु। देखो समद्विबाहु का मतलब दो भुजा बराबर, जैसे ये वाला, ठीक है, देख लो, क्योंकि वहां एक कोण बोला है ना, तो हम देखो यहां से बना दे रहे हैं, देखो आधा इधर जाएगा आधा इधर जाएगा, कोण भी आधा आधा हो गया, इसका मतलब ये भी सही है। तो दोनों सही भैया, दोनों सही है, समबाहु भी सही है समद्विबाहु भी सही है, इसलिए उपर्युक्त में से एक से अधिक लगाएंगे, क्योंकि एक कोण बोला है। अगर सिर्फ किसी कोण बोला होता ना, किसी कोण, तब हमें तीनों चेक करना पड़ता, वो एक कोण बोला है तो एक कोण से दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वृत्त के बाहर एक बिंदु से उस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? दुनिया को पता है कि अगर कोई भी वृत्त आपके पास है, इस वृत्त पर किसी भी बाह्य बिंदु से, सपोज कर लो यहाँ P है, तो यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। स्पर्श रेखा का मतलब जो टच करती हुई जाए, जैसे देख लो ये है, ठीक है। और स्पर्श रेखा की लंबाई याद रखिएगा कहाँ तक मेजर की जाती है, जहाँ पर स्पर्श बिंदु है, जैसे ये यहाँ तो P हो गया, ये Q है, ये R है, तो हमेशा यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही मेजर करेंगे। ठीक, तो सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दो रेखाएं, एक युग्म दो रेखा, ठीक है, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, यानी ऑप्शन ए वाला सही है। और अगर कोई रेखा ऐसे जा रही है तो उसको छेदक रेखा बोलते हैं, स्पर्श रेखा नहीं बोलते हैं, यानी टेंजेंट नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट, चतुर्भुज के कोण 4, 5, 10, 11 के अनुपात में है, तब निम्न में से कौन सही है? कर्ण सही नहीं भैया, कौन सही है ये होना चाहिए, यहाँ कर्ण नहीं होना चाहिए, कौन सही होना चाहिए, ये होना चाहिए कौन सही है। कौन सही है? बहुत आसान है सर जी, एक 4 है, एक 5 है, एक 10 है, एक 11 है। आपको ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, ठीक है। सबसे पहले इसको जोड़ लीजिए, 11 4 15 5 20 10 30, दिखाई दे रहा है, 11 4 15 5 20 10 30, 30 नीचे रख दीजिए, टोटल होता है 360 ऊपर रख दीजिए। अब गुणे में, या अगर आपको ऐसे समझ में आता है तो ऐसे, पहले इसको भाग दे करके देख लो, टोटल 360 होता है, 360 में इसके योगफल से भाग दे दो, कितना हो गया 12, कितना है भैया 12, बस काम खत्म, बल्ले बल्ले एकदम।
12 चौक 48, पहाड़ा 12 का पहाड़ा याद होना चाहिए। 12 चौक 48, कहीं 48 है, देखो इसमें दिखाई दे रहा है। 12 का 5 में 60, देखो ये सही है। 12 का 10 में 120, देखो ये सही है। 12 ग्रहीय में 132, देखो ये सही है। इसका मतलब ऑप्शन बी वाला सही है। सिर्फ 2 3 ना देखिएगा, चारों देखिएगा तब सही होगा। ठीक है, हमेशा ऐसे ही करना है। चतुर्भुज है तो 360 में भाग देंगे सबके योगफल से, उसके बाद जितना नंबर आता है सब में गुणा करके देख लेंगे। ठीक है, इसमें भी गुणा करेंगे, इसमें भी। ठीक, और अगर वो है त्रिभुज तो 180 ऊपर रहेगा, नीचे उन सभी का योगफल रहेगा, उसके बाद कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। एक रेखाखंड AB को 5:7 के अनुपात में विभाजित करने के लिए पहले एक किरण AX खींची जाती है ताकि कोण BAX एक न्यून कोण है, और फिर किरण AX पर समान दूरी पर बिंदु इस प्रकार अंकित किए जाते हैं कि इन बिंदुओं की न्यूनतम संख्या है। देखो ये जो है ना वो कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, यानी रचना का क्वेश्चन है। लेकिन ये क्वेश्चन TRE 1 में भी पूछा गया था, 2 में भी पूछा गया था, 3 में भी पूछा गया था। बहुत ही सिंपल आंसर। देखो हम आपको समझाते हैं कहना क्या चाह रहा है। कहना ये चाह रहा है कि अगर हमारे पास कोई रेखा है, सपोज कर लो AB, तो इसको हम डिवाइड कैसे करते हैं। सर जी पहले एक रेखा अपनी तरफ से खींचते हैं जो ये न्यून कोण होती है। ठीक है, उसके बाद जितने पार्ट में आपको डिवाइड करना है उतने हम चाप लगाते हैं। 1 2 3, कितने हैं भैया, 5 और 7 है ना, तो हम 12 ऐसे लगाएंगे, ऐसे 12 चाप लगाएंगे। तो वही पूछ रहा है कितने बिंदुओं की संख्या होगी, तो 1 2 3। अरे भैया डायरेक्ट सीखो ना कि सर जी जितने अनुपात में आपको डिवाइड करना है उतना जोड़ दो, 5 और 7 12, ये 12 ऐसे ऐसे लगाते चले जाएंगे, तब वो काटा जाता है। फिर यहाँ से ये कोण बनाया जाता है, समानांतर रेखा ऐसे ऐसे खींची जाती है भैया, तो ये अपने आप डिवाइड हो जाती है। ठीक है, लेकिन हमें ये सब सीखना नहीं, बस खाली इतना जानना है कि जितना भी अनुपात दिया रहेगा दोनों को जोड़ करके आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 5 7 12, जो कि है नहीं, इसलिए ऑप्शन ई वाला सही है। ये स्टेट में भी क्वेश्चन पूछा गया है यही वाला। वृत्त में जीवा AB बराबर 8 सेंटीमीटर पर OP लंब डाला गया है, तो AP कितना सेंटीमीटर होगा। ओहो, हमारे पास एक वृत्त है, हमने इस वृत्त को ऐसे बना लिया। कह रहा है कि इसका सेंटर O है। ठीक, ये देखो ये सेंटर का नेम होता है, ये रेडियस होती है, जब भी कभी भी ऐसा लिखा जाता है। जीवा AB 8 सेंटीमीटर है, कहीं हमने AB, ये AB 8 सेंटीमीटर है। OP पर लंब, ये P एक लंब खींचा गया, और आपको क्लास में बताया गया था जब थ्योरी करा रहे थे कि कोई भी ये जो लंब आप खींचते हो ना तो जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को बराबर बराबर भागों में बांट देता है। इसका मतलब यहाँ से जो डाला गया लंब है वो अपनी जीवा को बराबर बराबर भागों में बांट देगा। पूरा 8 है तो 4 इधर आएगा, 4 इधर आएगा, यानी ए से लेकर पी तक, पी से लेकर बी तक दोनों बराबर है। तो कह रहा है कि AP कितना सेंटीमीटर होगा, 4 सेंटीमीटर, और क्या। ओहो, कहीं नहीं है, ऑप्शन ई वाला सही है। ठीक है, 4 है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। कह रहे हैं कि ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें ACB समचतुर्भुज पहले बनाते हैं। हमारे पास एक समचतुर्भुज है, ये समचतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। सपोज कर लो ये AB, ये CD है। आगे बोला है ACB का मान 40 है। ACB, ओहो, पहले तो ये मिलाया जाए तभी तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। कहीं भैया गुस्सा हो रहे हो, ये उड़ जाओ। उसके बाद ADB के मान पूछा है, तो ठीक है, पिछले लेक्चर्स में आपको बताया गया है, ये सब पूरी प्रॉपर्टी A to Z बताए थे, है ना। तो चलो उसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ACB ये है 40, तो भैया जी ये भी 40, भैया जी ये भी 40, ये प्रॉपर्टी होती, ये भी 40। ठीक है, अब ADB का मान बता दो। ADB ऐसे देखो, ऐसे सर जी ये पूरा कोण कितना है 80, इसका और इसका योगफल 180 होता है, ये 80 ले गया है तो ये पूरे का मान 100 आएगा, आधा इधर जाएगा, आधा इधर जाएगा, तो इधर भी 50, इधर भी 50, सब आप निकाल सकते हो। फिर से देख लो, कौन सी तकलीफ है। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, इसका मान बोला है 40 है, तो ये भी
40 रहेगा, ये भी प्रॉपर्टी से 40 रहेगा, ये भी प्रॉपर्टी से 40 रहेगा। इसका योगफल और इसका योगफल, इन दोनों का योगफल 180 होता है। ये 80 लेके चला गया तो इसको मिलेगा 100। आधा इधर आएगा, आधा इधर आएगा, आधा इधर आ जाएगा, आधा इधर आ जाएगा। तो एक कोण से सभी कोण निकाले जा सकते हैं समचतुर्भुज में। इसका मतलब आपका उत्तर हो गया सी वाला, यानी 50 अंश। सही भैया, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट कह रहे किन्हीं दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। कोई दो अलग अलग बिंदु हैं, उनसे होकर की कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं। शर्त यही है कि इन दोनों को टच करती हुई जाए। तो भैया जी ऐसी दुनिया में सिर्फ एक और एक ही रेखा खींची जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ एक ही। अब कोई कहेगा सर जी आप ऐसे नहीं बनी। हाँ भैया नहीं बनी, क्या बताएं। चलो देखो अब तो बन जाएगी, अब तो बन गई, लो हो गया। सिर्फ और सिर्फ एक रेखा खींची जा सकती है, उसके अलावा कोई और नहीं रेखा खींची जा सकती है। कोई कहेगा सर जी हम यहाँ से खींच देंगे, यहाँ से। अरे भैया दोनों को कवर करते हुए आप तो एक को कवर कर रहे हैं, इसलिए गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन पहला वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने अधिक कोण हो सकते हैं। आपको पता है कि दुनिया में आप जब त्रिभुज बनाओगे, कोई सा भी त्रिभुज जब बनाओगे तो उसमें अगर आप कहते हो कि सर जी ये क्या हो गया, अधिक कोण का मान, पहले आप जान लो कि अधिक कोण का मान जो होता है, अधिक कोण 90 से बड़ा होता है, 180 से छोटा होता है। ऐसे कोण को हम लोग अधिक कोण बोलते हैं। जितना भी कोण होगा सबका योगफल 180 ही होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज में आप बना रहे हो। अगर किसी ने कह दिया हम एक को 180 दे देंगे तो ये क्या पाएंगे, बाबा जी का ठुल्लू पाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, तीनों को मिला करके 180 होना चाहिए। अब भैया कोई कहेगा सर जी हम इसको 100 देंगे, तो भैया इसको कुछ देना पड़ेगा। चलो मान लेते हैं 40, तो एक ही अधिक कोण बना। अगर कोई कहेगा सही सर जी रुक जाओ, लाओ इसको भी 100 देते हैं, इसको भी 100 देते हैं, तो आपकी पहले गाड़ी पंचर हो गई, क्योंकि 100 200 हो गया। इसको क्या मिलेगा, पहले बार कि आप आउट ऑफ रेंज जा रहे हैं। 180 होना चाहिए था, 200 आप लेके बैठे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कभी भी अगर कोई ट्रायंगल आप बनाओगे तो उसमें मैक्सिमम अधिक कोणों की संख्या जो रहेगी वो एक रहेगी। सिर्फ और सिर्फ एक अधिक कोण आप उसमें बना सकते हो, दो अधिक कोण बना ही नहीं सकते हो। कभी हो ही नहीं सकता है कि दो कोण अधिक कोण हो जाए, हो ही नहीं सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, एक वृत्त की स्पर्श रेखा को स्पर्श करने वाली त्रिज्या से कितने समकोण बनाए जा सकते हैं। चलो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक ये है सर्कल और यहाँ हमारे पास एक सेंटर है, और कह रहा है कि एक स्पर्श रेखा है। ओह ये क्या हो गया, एक स्पर्श रेखा है, चलो हमने खींच दिया, ये स्पर्श रेखा है। अब यहां से जब आप एक रेखा खींचोगे स्पर्श बिंदु पर तो कितने समकोण बन रहे हैं, तो समकोणों की संख्या सिर्फ एक होगी। ये भैया एक बनेगी बस। अब कोई कहेगा सर जी इधर भी तो बन रही है। अरे नहीं 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 नहीं, एक ही तरफ देखो, चाहे इधर देखो चाहे इधर देखो, मान तो वही रहेगा। ठीक है, या तो 90 रहेगा या तो नहीं, मतलब 90 ही रहेगा 100%। सिर्फ एक लगाएंगे, दो नहीं लगाएंगे। ठीक है, एक समकोण बनेगा भैया, एक समकोण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी बिंदु P पर, यानी हमारे पास एक सर्कल है, इसका केंद्र भी कहीं होगा, चलो O हो गया, किसी बिंदु P पर। चलो मान लेते हैं यहाँ P है, वहां से स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा पहले बना लेते हैं, उसके बाद P लिखते हैं। चलो ये जहां पर कटी है वो P है, और आपको पता है कि ये त्रिज्या बनेगी, ये 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, गुजरने वाली रेखा पी क्यू के केंद्र से गुजरने वाली रेखा को क्यू पर, अरे नहीं भैया पी पर, ये क्यू नहीं है, पी होना चाहिए, पी पर। ठीक है, पी पर काटती है ताकि ओ क्यू बराबर 12 है, ओ से लेकर क्यू यहाँ तक ये 12 है, इसको ऐसे मिलाते हैं। एप्लीकेशन समझ में आना चाहिए। ठीक है, बहुत ही आसान एप्लीकेशन है, क्योंकि ये 90 अंश का, इसलिए पाइथागोरस से लग सकते हैं यहाँ पर। ये 12 है।
और ये तो त्रिज्या है, ये 5 है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। ओ क्यू का मान 12 है तो पी क्यू की लंबाई बता दो, यानी इसका मान बता दो। ठीक है, तो कर्ण का वर्ग यानी 12 का वर्ग बराबर होता है इस x का वर्ग प्लस में 5 का वर्ग। जो नहीं पता है उसको x मान लो। ये 144 हो गया बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस में 25। ये 25 इधर आएगा तो 144 माइनस 25 बराबर में x का वर्ग। ठीक है, तो 119 बराबर में x का वर्ग, तो x बराबर हो गया रूट लग जाएगा 119। ठीक है, कितना हो जाएगा रूट में 119, यानी ऑप्शन ए वाला सही है। एप्लीकेशन आना चाहिए, नंबर कुछ भी हो सकता है, एप्लीकेशन आना चाहिए कि ये 90 अंश का कोण बनता है, ये त्रिज्या है, ये कर्ण बनता है और ये आधार बनती है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन सॉरी अभी है, बाह्यता स्पर्श करने वाले दो वृत्तों को कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो वृत्त ऐसे हैं जो एक दूसरे को बाह्यता स्पर्श कर रहे हैं, मतलब ये ऐसे टच कर रहे हैं ऐसे, इसको बाह्यता स्पर्श कहते हैं। ठीक है, स्पर्श कितनी रेखाएं हो सकती हैं इस पर, तो देखो भैया उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों पर रहे, तो एक रेखा यहां से बन सकती है जो दोनों को, लो बन ही नहीं रही है, बड़ी तकलीफ होगी यहां से, चलो हटाएं इसको, बहुत तकलीफ है। चलो ये एक देखो यहां गई, यहां कैसे बनेगी, नहीं बन रही है। ठीक है, बनेगी नहीं, जाएगी कहाँ, कोशिश करते हैं। लो अब की और नीचे से बना दें, और क्या, नहीं तो ऐसे सुबह हो जाएगी बनाते बनाते। चलो बन जाए भाई, मान लो ये बन रही है। ठीक, एक ये हो गई, एक देखो और यहां बनती है, यहां जो दोनों को टच करते हुए जाती है, तो 3 रेखाएं बनती है। दो ना कहिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा, दो कहेंगे तो गलत हो जाएगा। इसका उत्तर जो है वो 3। एक देखो दोनों को टच कर रही है, ये भी दोनों को टच कर रही है, ये भी दोनों को टच कर रही है, तो ऐसे 3। और अगर कभी अंतर है, जैसे हम आपको इसमें अंतर भी बता देते हैं, जैसे अगर हमारे पास एक सर्कल ये है और दूसरा मान लेते हैं ये अंतः, तो अंतः में सिर्फ एक ही रहती है, देखो कहाँ रहती है वो, यहां से, जहां दोनों टच कर रहे हैं बस वहीं से यही रहती है, सिर्फ एक। अगर आप यहां से खींचेंगे ना तो इसको टच करेगी, इसके लिए नहीं रहेगी, इसलिए इसमें एक, अंतः में एक, बाह्य में 3। अगला क्वेश्चन है, किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण का योग कितने समकोण के बराबर होता है। आपको पता है कि कोई ऐसा चतुर्भुज जो किसी सर्कल के अंदर रहे उसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज, और इसकी प्रॉपर्टी होती है कि समकोण कोणों का योगफल, यानी इन दोनों का योगफल, कोण ए प्लस कोण सी का मान 180, चाहे इन दोनों का योगफल कोण बी प्लस कोण डी का योगफल 180। ठीक, समकोण कोणों का योगफल 180 होता है। तो कह रहा है कि 180 में कितने समकोण बनेंगे, तो कितने 90 अंश बनेंगे, 2, है ना, आंसर बी वाला। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, नहीं यही था लास्ट, यही था, इसके बाद क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें और क्वेश्चंस करने वाले हैं ताकि 50+ क्वेश्चंस हो जाए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।